हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के कार्टून बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसे हमें ध्यान से करना है। कुछ कार्टून मैंने यहाँ पर लिया है और इस कार्टून को हम समझेंगे एक एक करके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कार्टून बेस्ड और उसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहला ये कार्टून हमारे पास है, ये है इराकी कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि इराक जो था पहले सद्दाम हुसैन के अंडर में था। सद्दाम हुसैन वहाँ के डिक्टेटर थे, लेकिन बाद में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के गवर्नमेंट को हटा के उसको सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पे कुछ सालों तक अमेरिका का कंट्रोल रहता है और उसी दौरान ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं, ये पैक ऑफ कार्ड जो है धीरे धीरे टूट रहा है और गिर रहा है। तो हम देखते हैं क्या है कि वाई डज द कार्टून डिस्क्राइब द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कैसल ऑफ कार्ड। कैसल मतलब वो घर जो कार्ड से बना हुआ है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई प्रो यूएस। प्रो यूएस मतलब होता है या एक एंटी यूएस होता है। एंटी यूएस मतलब व्हेन वी गो अगेंस्ट यूएसए, जब यूएस के खिलाफ जाते हैं तो ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप या ऐसे कंट्री को एंटी यूएस बोलते हैं। लेकिन जो लोग सपोर्ट करते हैं यूएस को, ऐसे कंट्रीज को प्रो यूएस बोलते हैं। तो ये जो ना वो लोगों के द्वारा बनाया गया है जो यूएस को सपोर्ट करते थे। यूएस की मदद से सद्दाम हुसैन को, जो कि ऑलमोस्ट 4 डिकेड से वहाँ रूल कर रहे थे, उनको हटाया गया था और हटाने के बाद यूएस की मदद से वहाँ गवर्नमेंट बनाया गया था और वो गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। द पीपल एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इराक इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑल द एथनिक ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। सो वहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स है, शिया, सुन्नी हैं और भी हैं। तो ये लोग सारे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, सिर्फ वही लोग कर रहे थे जो कि यूएस के सपोर्ट से वहाँ पे गवर्नमेंट बनाया गया था। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था, सो हेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोज्ड एंड विल बी स्कैटर्ड एज द कैसल। और इसीलिए ये, क्योंकि ये लोगों के सहमति कंसेंसस से नहीं बनाया गया था, बल्कि उनके ऊपर यूएस द्वारा इम्पोज किया गया था, एंड दैट इज द रीजन ये टूट जाता है, बिखर जाता है, लाइक ए कैसल, कार्ड ऑफ कैसल, ठीक है। वुड दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी फॉरेन डोमिनेशन के सपोर्ट से नहीं बना था, बल्कि हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने बनाया था और ये सब ग्रुप की सहमति से, डिबेट डिस्कशन से बनाया गया था और जो लोग चाहते थे उसी को इसमें इंक्लूड किया गया था। और दूसरी बात है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? हम अमेंडमेंट के थ्रू इसमें बदलाव लेके आते हैं और इसको अपडेट करते रहते हैं और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे, ये सिचुएशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। दूसरा जो कार्टून है यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है, नेहरू हैं ये और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं यहाँ पे। सो स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दीज मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर फाइटिंग टू लिसन टू द टाइनी ऑपोजिशन। वाज दिस द इफेक्ट ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम? देखो ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन के का वॉइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑपोजिशन का वॉइस रिप्रेजेंट किया हुआ है और बाकी ये जो है, बाकी लोग जो हैं ये दे आर रूलिंग पार्टी। तो आमतौर पे क्या होता है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। ऑपोजिशन स्ट्रांग होने से रूलिंग पार्टी भी उनकी बात सुनता है और दूसरी बात है वो हमेशा ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे कि ऑपोजिशन उसको तिल का ताड़ बना दे और लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंट करे जिससे कि सरकार अगले इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी है वो हारने के नौबत आ जाए उसे। तो यही है, दीज मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी आर ट्राइंग टू लिसन टू द टाइनी ऑपोजिशन। वाज दिस इफेक्ट ऑफ द और electoral system? So the ruling party are attentive to the small size of population. It is time this show that the electoral system in India promote a democratic environment where even a small opposition can be heard and its voice considered. देखो तो ये है कि हमारा डेमोक्रेसी इतना सही है कि वो इतना टाइनी या छोटा ऑपोजिशन को भी लिसन कर रहा है, सुन रहा है और उसको उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज इंडियन डेमोक्रेसी। हम बोल सकते हैं हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है, ठीक है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्टून? सो इट हाईलाइटेड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव
इंक्लूसिविटी मतलब होता है कि हम हर हर ग्रुप के लोगों को साथ में लेके चलते हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स व्यू पॉइंट इन गवर्नेंस। सो इवन वी आर इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी और द जो बहुत टाइनी ऑपोजिशन है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं, उनकी डिमांड को भी गवर्नमेंट ध्यान दे रहा है। इट रिप्रेजेंट हार्डली इट रिप्रेजेंट healthy democracy and ensure that the decision are made in the best interest of the country, ना कि सिर्फ रूलिंग पार्टी डिक्टेट करे और वही चीज़ को लॉ बनाए और इम्प्लीमेंट करे, बल्कि हर सेक्शन के सोसाइटी, हर सेक्शन सोसाइटी को, एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी हर्ड एंड देन अकॉर्डिंगली रूल और एडमिशन शुड बी कंडक्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वहाँ पे इलेक्शन इन द एयर, यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया हुआ है, और इलेक्शन जब डिक्लेयर हुआ था पहली बार तो किस तरह का माहौल था, यही यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। ठीक है, सो व्हाई द इलेक्शन बीन एज ए फेस्टिवल, क्यों इंडिया में जब पहली बार इलेक्शन होता है उसको फेस्टिवल माना जाता है, या सब्सिक्वेंट इलेक्शन को भी हम फेस्टिवल समझते हैं? Because elections are held after 5 years and all the voters participate in it and elect their representative। एक ऐसा इवेंट जिसमें कि हर एक वोटर्स या हर एक ऐसे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं या पहले 21 साल से ऊपर थे वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जब इतने सारा लोग कोई भी एक इवेंट में पार्टिसिपेट करता है ये एक फेस्टिवल जैसा ही होता है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन रेफर्ड टू एज ए फेस्टिवल। व्हाई इज इलेक्शन सोन एज ए डिजास्टर इन द अबव कार्टून, यहाँ पे क्यों ऐसा डिजास्टर शो हुआ है कि सब टूटा हुआ बिखरा हुआ है? इन द अबव कार्टून इलेक्शन इज सीन एज डिजास्टर बिकॉज ऑल द candidates want to win the election and for this they want to adopt any measures which is dangerous for the democracy। यहाँ पे क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि वो जीत जाए और उस जीतने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और अगर ऐसा कभी भी होता है या अभी पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी जो है खतरे में है। ठीक है, in how many years general election held in India? So after every 5 year elections are held। ठीक है, नेक्स्ट कार्टून है 4th कार्टून। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लीडर है जो कि दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है हम उसको समझते हैं पहले क्वेश्चन के थ्रू। व्हाट आर द लीडर्स स्केयर्ड इन दिस कार्टून? तो लीडर्स क्यों इतना डरे हुए हैं इस कार्टून में? देखो, द लीडर्स ऑफ दिस कार्टून आर स्केयर्ड ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन। देखो, इनको लगता है कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, उसमें किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, किसी भी तरह का बूथ कैप्चरिंग ना हो, किसी भी तरह का अननेसेसरी अनवांटेड एलिमेंट ना हो, तो ऐसे इलेक्शन को, और इलेक्शन जो है जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसी के बेसिस पे अगर इलेक्शन होता है देन दैट इलेक्शन इज कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो शायद इन लीडरों को ऐसा लग रहा है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो शायद हम हार जाएं, और इसकी वजह से वो डरे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेंट बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैंने अभी बताया कि वो इलेक्शन जहाँ पे कि किसी भी तरह का माल प्रैक्टिसेस ना हो, किसी भी तरह का बूथ कैप्चरिंग ना हो, किसी भी तरह का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ना हो, ऐसे इलेक्शन को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोलते हैं। सो व्हेन द इलेक्शंस आर कंडक्टेड विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर एंड विदाउट partiality, then that election can be called as a free and fair। किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, इलेक्शन कमीशन सबको इक्वल देखे, सारे पार्टी को जो फ्रीडम मिल रहा है, किसी बड़े पार्टी को फ्रीडम ना मिले जितना मिलना चाहिए, बाकी सारे पार्टियों को मिले। हाँ, तो ऐसे इलेक्शन को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, Who has been given the responsibility of conducting the free and fair elections? So हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को ये राइट दिया गया है, अथॉरिटी दिया गया है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए। ठीक है, सो यहाँ पे द लीडर्स आर स्केयर्ड, कि उनको लग रहा है, डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? कि उनको लग रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो शायद वो हार जाए, इसलिए। नेक्स्ट 5th जो कार्टून है ये है एलिफेंट है, जिसको कि नेहरू पुल कर रहे हैं उसकी पूंछ पकड़ के। सो एडल्ट वोट, यानी कि यहाँ पे एलिफेंट जो ये शो कर रहा है कि इंडिया में जो मैसिव वोटर लिस्ट बना उसमें बहुत सारे एडल्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं,
और स्पेशली 21 साल से ऊपर के, और इतने सारे लोग जो वोट देंगे तो कैसे कंट्रोल होगा। सो व्हाट प्रॉब्लम इज द एलिफेंट pointing to in this cartoon. So the elephant in this cartoon represent the problem of successful voting in India's first general election by controlling the vast majority of inexperienced voter। तो हमारे यहाँ वोटर जो थे पहली बार इलेक्शन वोट दे रहे थे, वो इनएक्सपीरियंस थे, और इतना ज़्यादा लोग वोटिंग राइट मिला था इंडिया में। तो इन लोगों को कंट्रोल करना एक बहुत ही मैमथ टास्क था, बहुत ही बड़ा टास्क था, और उस टास्क को एक एलिफेंट को कंट्रोल करने से कंपेयर किया गया यहाँ पे। और नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, तो वही इस इलेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बल्कि ये हमें याद रखना है कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, और उनको ये जिम्मेदारी दिया गया था कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं इंडिया में, ठीक है। हु इज पुलिंग द एलिफेंट टेल? तो जवाहरलाल नेहरू दिख रहा है। व्हाट इज द एलिफेंट टेल पॉइंटिंग टू? द पर्पस ऑफ पुलिंग द टेल ऑफ एन एलिफेंट टू प्रिपेयर अनरूली वोटर्स फॉर इलेक्शन। सो इलेक्शन जितने सारे वोटर्स को जो कि इनएक्सपीरियंस है उनको प्रिपेयर करना, कंट्रोल करना, जिससे कि वो पीसफुली जाके वोटिंग कर सकें। सो यही इसमें रिप्रेजेंट किया है। और नेक्स्ट है हमारा 6th और लास्ट, और हम बाकी कार्टून नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इसमें क्या है कि नेहरू के 2 फेस दिखाए हुए हैं, एक इस तरफ है नेहरू के लेफ्ट में और दूसरा नेहरू के राइट में। ये कौन सारे लोग हैं यहाँ पे? आपका वंदे मातरम और यहाँ जन गण शो किया हुआ है। सो ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम समझते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, हु इज द टू फेस पर्सनालिटी। सो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ये तो समझ में आ रहा है हमें। सो टू विच आइडियोलॉजी आर द मेंबर सिटिंग टू द राइट एंड द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, यानी नेहरू के लेफ्ट में या राइट में। नेहरू का जो लेफ्ट हो गया ये है लेफ्ट, और ये राइट है। तो ये कौन कौन से? ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वेस्टर्न आइडियोलॉजी का, और ये जो है इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द पर्सन सिटिंग इन द राइट ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंट वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वाइल द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट सपोर्ट द इंडियन कल्चर, ठीक है। What was the decision taken by to balance both the ideology? So यहाँ पे हमने कोशिश किया है, हमारे नेताओं ने या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे, कि बीइंग मेड टू एस्टैब्लिश बैलेंस बिटवीन बोथ द आइडियोलॉजी, यानी वेस्टर्न और इंडियन आइडियोलॉजी को बैलेंस करने की कोशिश करी गई है। कॉन्सिक्वेंटली वंदे मातरम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल सॉन्ग, ऑन द अदर हैंड जन गण मन जो है नेशनल एंथम माना गया, और इस तरह से वी गिव इंपॉर्टेंस टू बोथ। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग कल्चर के, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, और उनको बैलेंस करना था, उनको इस तरह से बैलेंस करना था जिससे कि देयर इज पीस इन द सोसाइटी। और यही चीज़ यहाँ पे शो किया हुआ है कि उस समय पॉलिटिकल लीडर थे, उनके पास बहुत बड़ा टास्क था कि हर कम्युनिटी के लोगों को संभाल के रखना, ऐसे रखना जिससे कि उनके अंदर किसी भी तरह का मतभेद ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, और वो पीसफुली रह सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी सारे कार्टून्स को भी समझाएंगे यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।